अस्सलामुअलैकुम, दिस मी मिस फौजिया खान, यूर ज़ूलॉजी टीचर। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर द बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो ये लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, ये 9 में भी आपने स्टडी की है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आगे भी इसको स्टडी करते रहेंगे। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, इसकी एप्लीकेशन और यूजेस क्या क्या है, स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसानियत के फ़ायदे के लिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में, जो है यही क्वेश्चन जो है लॉन्ग में जो है आता है, 10 ईयर से जो है ये आता है, तो आपको इसको जो है अच्छे से समझना है। The science of biology has been helping mankind in much way, in increasing food production, in combating diseases, and in protecting and conserving environment. बायोलॉजी जो है ये मैन काइंड की जो है ना हेल्प बहुत सारे तरीक़ों से करता है, ठीक है ना। स्पेशली कहाँ पे, यहाँ पे जो दिया गया है कि स्पेशली कहाँ पे कर रहा है कि फूड प्रोडक्शन में, फूड को प्रोड्यूस करने में, डिजीज़ जो है उससे लड़ने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जो है इस पे भी यूज़ हो रहा है, और प्रोटेक्ट करने में और कंजर्व करने में, इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने में भी यूज़ है। बहुत जगह बायोलॉजी का यूज़ है, लेकिन स्पेशली जो यहाँ पे जो मेन चीज़ बताएंगे कि फूड प्रोटेक्शन, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए। स्पेशली फूड और हेल्थ में जो है इसकी जो है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। बायोलॉजी की वजह से जो हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी थी जो पहले नहीं थी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब क्या है, वो अब है। इसकी वजह से ये बायोलॉजी की वजह से ही है। एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, वैसे तो बहुत सारी जो है एप्लीकेशन है, लेकिन जो कुछ एप्लीकेशन है जिसको हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो वो है इम्यूनाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 इज़ एंटीबायोटिक, नंबर 3 इज़ रेडियोथेरेपी, नंबर 4 इज़ कीमोथेरेपी, नंबर 5 इज़ हाइड्रोपोनिक, नंबर 6 इज़ क्लोनिंग, एंड नंबर 7 इज़ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये 6 जो है, 7 जो है, ये मेजर एप्लीकेशन है जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन हम इस 7 को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन जो है हम इसके बारे में अब जो है स्टडी करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन was discovered by Edward Jenner, ठीक है ना, in 1795. What is immunization? Immunization को वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। Immunization और vaccination protect people from diseases by introducing a vaccine into the body that trigger the immune response, ठीक है ना। Immunization क्या होती है? Immunization को vaccination भी कहते हैं, ठीक है ना। वैक्सीनेशन का नाम तो आपने सुना होगा कि वैक्सीन लगवा ले, वैक्सीनेशन करवा ले तो हम इस डिजीज से जो है प्रोटेक्ट होंगे। तो वैक्सीनेशन का काम यही होता है कि ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट डिजीज से, ठीक है ना। कैसे करता है? बाय इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन, मतलब वैक्सीन को जो है बॉडी में इंजेक्ट करके, इंट्रोड्यूस करके, ठीक है ना, जो क्या करता है, ट्रिगर करता है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स? हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इस तरह हमारे बॉडी में एक और सिस्टम है दैट इज़ इम्यून सिस्टम, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कि कोई डिजीज से, डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। मीन्स कोई भी वायरस या जो बैक्टीरिया है, जब वो हमारे बॉडी में एंटर होने की कोशिश करते हैं, डिजीज कॉज करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। कैसे प्रोटेक्ट करता है? इम्यून सिस्टम जो है क्या करता है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया होता है, उसकी शक्ल को रिकॉग्नाइज करके उसको याद कर लेता है, मेमोराइज कर लेता है, ताकि दोबारा जब वो वायरस जो है बॉडी में एंटर होने की कोशिश करे, या वो बैक्टीरिया बॉडी में एंटर होने की कोशिश करे, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून रिस्पॉन्स को बोलेंगे कि वो इम्यून रिस्पॉन्स दे, और वो जो है कुछ ऐसे मैकेनिज़्म जो है एक्टिवेट कर दे, कुछ ऐसे फंक्शन स्टार्ट कर दे, जिससे क्या होगा कि वो या तो वायरस को किल कर देगा, या उसको डैमेज कर देगा, या जो है उसको जो बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। मीन्स उसको किल करके बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है ना।
होता क्या है इस प्रोसेस में, ये होता है कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस में वैक्सीन जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है एनिमल्स या मैन दोनों में, इंसानों में भी और एनिमल्स में भी, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब वो जो डिजीज जो कि इन्फेक्शन डिजीज होती है, ठीक है, इन्फेक्शन वाली डिजीज होती है उससे बचाने के लिए। यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे पोलियो है और स्मॉल पॉक्स है एंड हेपेटाइटिस की एग्जांपल दी कि ये क्या है, ये सारे इन्फेक्शन डिजीज है जो इसको वैक्सीन लगवा के जो है हम अपने आप को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, वैक्सीन या इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे कोई भी वायरस है, जैसे कि यहाँ पे मैं वायरस ड्रॉ करती हूँ, रफली ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वायरस ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि ये एक वायरस है। फॉर एग्जांपल ये पोलियो का वायरस है, ठीक है ना, ये इसका फेस है, ठीक है ना। अब इस वायरस को हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? बाय फेस, ठीक है ना। क्या होता है कि इस जैसे पोलियो का वायरस है, पोलियो की वैक्सीनेशन करवाने के लिए पोलियो का वायरस ही बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका वायरस है, अब इसको बॉडी में डाला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके पास जो है एक अदद जो है हथियार होता है जिससे क्या होता है कि वो डिजीज कॉज करता है। मींस जिसके पास जो ये हथियार है इससे ये डिजीज कॉज करेगा, ह्यूमन की बॉडी में एंटर होकर डिजीज कॉज करेगा। अब जब किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी तो ये वायरस बॉडी में एंटर होकर डिजीज कॉज करेगा। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में यही वायरस को लिया जाएगा, लेकिन क्या किया जाएगा, इसके जो ये जो हथियार है, ठीक है ना, इसको जो है ना वीक बना के, इसको या तो वीक बना दिया जाएगा ताकि वो उसको बॉडी के अंदर मीन्स अब इसको जैसे कवर कर दिया, अब ये बॉडी के अंदर अगर एंटर हो भी जाएगा लेकिन डिजीज कॉज नहीं करेगा, उस पेशेंट को पोलियो नहीं, उस ह्यूमन को पोलियो नहीं होगा, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका होता है कि बिल्कुल जो है क्या करते हैं कि इसके हथियार को जो है रब कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब जो है डैमेज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब ये सिर्फ वायरस है, अब इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि डिजीज कॉज कर सके, ठीक है ना। या जो जो पहले मैंने कहा कि इसके जो ये हथियार है जिससे जो है बॉडी को जो है जिसमें डिजीज कॉज करेगा, या उसको वीक कर देते हैं, इतना वीक कर देंगे कि वो डिजीज कॉज करने के काबिल नहीं रहता। अच्छा, अब जो है ये जो फेस है, ठीक है ना, फेस मतलब जिससे जो है हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचानेगा, इसको कहते हैं एंटीजन, एंटीजन, ठीक है ना। तो जब ये बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो इसके एंटीजन मतलब इसका फेस जिसको मैं कह रही हूँ, एंटीजन को देख के हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करेगा और जो इसके एंटीजन के मुताबिक जो है वो बॉडी में क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है ना, एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडीज जो कि इस वायरस को एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो एंटीबॉडीज क्या होंगी, एंटीबॉडीज जो है अब नेक्स्ट टाइम जब भी ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसके एंटीजन को देख के तो उसको रिकॉग्नाइज कर देगा कि ये तो पोलियो का वायरस है जो कि डिजीज कॉज करेगा, मीन्स ये हमारी बॉडी का नहीं है। तो क्या करेगा, वो जो एंटीबॉडीज है जो उसने बनाई थी, ठीक है ना, उसको जो है उसके ऊपर छोड़ देगा। तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज जो है इसको डैमेज कर देगा, इसको डिजीज कॉज करने से हमारी बॉडी को जो है ताकि प्रिवेंट कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये वर्क करता है, ठीक है ना। अब डिफरेंट जो है मैंने यहाँ पे डिजीज को डिस्कस किया कि पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस जिसकी वैक्सीनेशन वगैरह होती है, और आजकल जो चल रहा है कोविड, ठीक है ना, उसकी भी वैक्सीनेशन हो रही है। तो सबकी वैक्सीनेशन ऐसी होती है कि उसी डिजीज़ का वायरस जो है या बैक्टीरिया जो है बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना, और उसकी एंटीजन से जो है हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है, उसके वो पार्ट जो कि डिजीज कॉज कर रहा है उसको डैमेज करके या उसको वीक करके फिर उसका हमारा इम्यून सिस्टम उसके एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसको अपने पास याद रख के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी वो डिजीज वायरस आएगा, डिजीज कॉज करने की कोशिश करेगा तो उसको क्या कर देगा कि उसको किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना, उस वायरस को, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को पता हो कि ये जो है बॉडी का एनिमी है, ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है कि कुछ वैक्सीनेशन तो ऐसी होती हैं कि जो कि प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, ठीक है ना, मीन्स कि उसको जब एक दफ़ा लगा दिया तो अब पूरी ज़िंदगी के लिए हमें प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी होती है कि वो हमें बार बार जो है रिपीट करनी पड़ती है, कुछ टाइम तक जो है वो वैक्सीनेशन बॉडी में वर्क करती है, उसके बाद जो है आपको जो है न्यू लगवानी पड़ती है, ठीक है ना। वैक्सीनेशन से क्या हुआ कि वैक्सीनेशन से जो है जो मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स है वो काफ़ी जो है कम हो गया। मीन्स जो पहले की तादाद में, पहले पिछले ज़माने में जब वैक्सीनेशन नहीं थी
तो बहुत सारे जो इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे, तो उनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी, मोर्टेलिटी मतलब उनकी डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा था, हाई था। लेकिन जब से वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन आई है, तब से क्या होगा कि उनका वो रेट जो है कम हो गया है, और डिसेबिलिटी भी जो है कम हो गई है। आपने देखा होगा कि जो पहले के ज़माने में पोलियो के पेशेंट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो है ना, अब जो है क्या है कि अब जो है वैक्सीनेशन की वजह से ये जो पोलियो है या और भी कुछ डिजीज़ है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि वैक्सीन जो है इनकी अवेलेबल है, और ये भी बायोलॉजी की वजह से ही है, बायोलॉजी की हेल्प की वजह से, बायोलॉजी ने ही वैक्सीनेशन जो है बनाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो है was discovered by थ्री साइंटिस्ट, दैट इज़ फ्लीमिंग, फ्लोरे एंड चेन, जो है 1945 में जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। उनको जो है इस एंटीबायोटिक डिस्कवर करने पे जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक ऑल्सो नोन एज एंटीबैक्टीरियल आर मेडिकेशन दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है? इसको एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं। ये मेडिकेशन है, ये ऐसी मेडिसिन है जो कि डिस्ट्रॉय करती है और या फिर स्लो डाउन करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। बैक्टीरिया जब कोई बॉडी में एंटर होता है तो उसके मतलब कोई इन्फेक्शन कॉज करता है, तो क्या करते हैं कि उसके लिए डॉक्टर आपको जो है एंटीबायोटिक रेकमेंड करते हैं। तो एंटीबायोटिक का क्या काम करता है? वो करता है या तो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर क्या कर देगा, उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, वो तेज़ी से वो ग्रो करते हैं, तो उनकी ग्रोथ को जो है वो स्टॉप कर देगा या स्लो डाउन कर देगा, ठीक है ना। They include a range of powerful drugs and are used to treat diseases caused by bacteria, ठीक है ना। ये बहुत पावरफुल ड्रग्स होते हैं, ठीक है ना। ड्रग्स भी मेडिसन है, ठीक है ना। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब मेडिसन है, जो कि क्या करते हैं, जो इस्तेमाल किया जाता है ट्रीट करने के लिए वो डिजीज जो कि कॉज करते हैं बैक्टीरिया, मतलब वो डिजीज जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं उसको ये ट्रीट करता है। एंटीबायोटिक कैन नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, सच एज कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट कफ, ठीक है ना। अच्छा, वो डिजीज जो कि वायरस कॉज करता है हमारी बॉडी में, या वो इन्फेक्शन जो कि वायरस कॉज करता है, जैसे कि फ्लू होना, खांसी वगैरह होना, सर्दी जो लग जाती है, ये सब चीज़ें जो है, ये जो क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस इसको कॉज करता है, तो ये एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होती। सिर्फ वो इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया कॉज करता है हमारी बॉडी में, वो जो है एंटीबायोटिक से जो है ट्रीट होगी, ठीक है ना। हाउ डू एंटीबायोटिक वर्क? अब एंटीबायोटिक कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है? एंटीबायोटिक जो है फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इधर बाय किलिंग बैक्टीरिया और स्लोइंग and suspending its growth. They do this by attacking the wall or coating surrounding bacteria, ठीक है ना। इंटरफेयरिंग विद बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। क्या करता है एंटीबायोटिक जो है, ये फाइट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी में होता है उससे फाइट करता है। या तो क्या करता है कि इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक है ना, या किल कर देगा, या इसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है ना, उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देगा, ठीक है ना। ये कैसे करेगा आप, ठीक है ना, ये अटैक करेगा सेल वॉल जो है, जो उसके वॉल है, और कोटिंग जो है जो कि बैक्टीरिया का जो है सराउंड है, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, उसको जो है उसको अटैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर जैसे कि ये है सेल वॉल, ठीक है ना, इसकी सेल वॉल है। अच्छा, सेल वॉल क्या करता है कि इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है कि इसके ऊपर कोई भी जो है इसकी इस सेल वॉल की वजह से जो है ये बैक्टीरिया जो है प्रोटेक्ट है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे बहुत सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी में, वो एंजाइम प्ले उसको जो है एंजाइम की हेल्प से होते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे एंजाइम्स के बारे में। तो अच्छा, क्या होता है कि तो जो एंटीबायोटिक है क्या करेगा कि ये जो है इस बैक्टीरिया के सेल वॉल पे क्या करेगा, अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है ना। जब ये इसकी सेल वॉल रिमूव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के ऊपर इजीली जो है वो प्रोटेक्ट नहीं रहा, तो क्या करेगा, वो जो है डैमेज हो जाएगा, वो किल हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक यही करता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल पर अटैक करता है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, उस पर अटैक करेगा ताकि वो सेफ ना रहे, प्रोटेक्ट ना रहे, ठीक है ना। इस तरह जो इसको किल कर देगा, ठीक है ना। Okay, due to this antibiotic, many critical diseases of past like TB, leprosy and anthrax have been controlled successfully, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एंटीबायोटिक की वजह से जो है बहुत सारे डिजीज जो कि पहले बहुत मतलब आम थी, उनको जो है ट्रीट किया गया, जैसे टीबी है, लेप्रोसी है और एंथ्रेक्स है। लेप्रोसी एंथ्रेक्स जो है ये बैक्टीरिया से डिजीज कॉज हो रही है,
और इन्फेक्शन है, ठीक है ना, मीन्स आर्म और लेग्स में जो है इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो इसको कंट्रोल किया गया है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा टीबी जो था, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, ये पिछले वक्तों में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज समझ जाता था कि इससे ना लोग बचते नहीं थे, लेकिन अब क्या है कि अब टीवी जो है मतलब इतना कोई वो नहीं है, इसको जो है ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल है, 6 मंथ के कोर्स या 9 मंथ के कोर्स से जो है इजीली जो है इससे इसको ट्रीट किया जा सकता है। ये किसकी वजह से? एंटीबायोटिक की वजह से ही है। सम एंटीबायोटिक्स आर, कुछ एंटीबायोटिक्स है यहाँ पे, एग्जाम्पल है जैसे कौन कौन से है यहाँ पे है, अगमेंटन, फ्लैजाइल ER, एमॉक्सिल, किप्रो एंड कैफ्लेक्स, ठीक है ना। ये जो है कुछ एंटीबायोटिक है जो कि आपने बहुत मोस्टली का जो है यहाँ पे नाम सुना होगा, जो कि ट्रीट होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना, यूज़ होती हैं, सॉरी। थर्ड वन एप्लीकेशन इज रेडियोथेरेपी। व्हाट इज रेडियोथेरेपी? रेडियो एक्टिव रेस, एक्स रेस को आप कहते हैं, येट एन अदर अचीवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च हैज बीन यूज इन मेडिकल साइंस, ठीक है ना, फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव जैसे कि एक्सरे है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और कुछ ऐसे अचीवमेंट है, ये भी क्या है, ये बायोलॉजी की वजह से ही मतलब है, ठीक है ना। और ये कहाँ इस्तेमाल होती है? ये डायग्नोस करने के लिए, मीन्स किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस मतलब मालूम करने के लिए, या फिर कोई ट्रीटमेंट देने के लिए यूज़ होती है ह्यूमन को, ठीक है ना, यूज़ होती है, ठीक है ना। जैसे कि एक्सरे है या फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह सब चीज़ें जो है, ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव रेज ही है, ठीक है ना, ये रेडियोथेरेपी में ही आता है, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे कि किसी को कोई पेशेंट को कोई जो है प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी एक्सरे करते हैं कि उसको क्या कहाँ प्रॉब्लम है, या एक्सरे वगैरह से डायग्नोस भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट भी है जो कि रेडियोथेरेपी से जो है पॉसिबल है, ठीक है ना। और ये भी बायोलॉजिकल की जो है एक एप्लीकेशन है। ऑल थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज वेरी डिस्ट्रक्टिव टू ह्यूमन टिश्यू व्हेन एक्सपोज टू इन हाई डोज, ठीक है ना। अगर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है, जब हाई डोज में जब इसको बॉडी पे एक्सपोज किया जाता है, तो ये ह्यूमन की टिश्यू के लिए जो है, बॉडी टिश्यू के लिए जो है मतलब डेंजरस है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो है ये डिजीज़ को भी ट्रीट करता है और इसको डायग्नोस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी जो है आर ऑल्सो कॉल्ड रेडियोथेरेपी इज अ कैंसर ट्रीटमेंट दैट इज यूज हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन टू किल कैंसर सेल्स एंड श्रिंक ट्यूमर्स, ठीक है ना। अच्छा, रेडियोथेरेपी जो है क्यों यूज़ की जाती है? ये जो है इसको रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी भी बोलते हैं। इसको कैंसर को ट्रीट करने के लिए ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। हाई डोजेस दी जाती है, जो कि पेशेंट होते हैं जिनको कैंसर होता है, उसकी हाई डोज की रेडिएशन उसकी बॉडी पे की जाती है जहाँ पे कैंसर है, ठीक है ना। क्या करने के लिए? कैंसर सेल जो है बॉडी में, जो एक नॉर्मल कैंसर सेल जो है उसको किल करने के लिए, या फिर जो ट्यूमर्स जो है, जो कि ट्यूमर्स होते हैं ना, तो उस ट्यूमर्स को श्रिंक करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, लेकिन हाई डोज की रेडिएशन। अच्छा, लो डोज की जो रेडिएशन होती है वो कहाँ यूज़ होती है? वो एक्सरे में होती है, जहाँ पे क्या होता है कि इनसाइड बॉडी चेक करने के लिए, बॉडी को देखने के लिए, ठीक है ना, जो है, या फिर टीथ के जो है एक्सरे होते हैं, या ब्रोकन बोन्स जैसे हैं उनको एक्सरे करने के लिए, जैसे कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपके टीथ का पहले एक्सरे होता है, वो चेक करने के लिए कि आप इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, या फिर जब कोई बोन टूटती है या कोई बोन्स वगैरह में पेन होते हैं, तो उसको एक्सरे के लिए की वजह से जो है मालूम किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है कि ये जो है कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सी बोन जो है ब्रोक डाउन है, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कीमोथेरेपी। कीमो से आपको पता चल रहा है कि कुछ केमिकल्स की बात हो रही है, ठीक है ना। कीमोथेरेपी इज अ ड्रग ट्रीटमेंट दैट यूजेस पावरफुल केमिकल्स टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल्स इन योर बॉडी। कीमोथेरेपी इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड टू ट्रीट since cancer cell grow and multiply much more quickly than most cells in the body. कीमोथेरेपी क्या होता है? ये ड्रग ट्रीटमेंट है, मीन्स रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि रेडिएशन की हेल्प से कैंसर को ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, कीमोथेरेपी जो है क्या इसमें ड्रग्स यूज होते हैं, मतलब केमिकल्स कुछ ऐसे यूज होते हैं, यूजेस ऑफ केमिकल्स टू ट्रीट कैंसर को ट्रीट करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज होता है, जो है जिससे क्या होता है कि फास्ट ग्रोइंग सेल जो है बॉडी में कैंसर के, उसको किल करता है, ठीक है ना। मीन्स ऐसे जब बहुत ज़्यादा कैंसर जो है बहुत ज़्यादा बॉडी में जो है
फैल जाए तो उसको क्या कहता है कि उसको ट्रीट करने के लिए जो है कीमोथेरेपी की जाती है, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। कैंसर सेल जो होते हैं बॉडी में बहुत जल्दी से जो है मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एज मच, मतलब जैसे कि बॉडी एक दूसरे सेल होते हैं उससे कंपेयर अगर किया जाए तो जो कैंसर सेल है वो बहुत जल्दी से जो है वो ग्रो करते हैं, बहुत रैपिड ग्रोइंग होती है। तो उसको किल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जब क्या होता है कि कीमोथेरेपी में कुछ केमिकल यूज़ होते हैं, ठीक है ना, वो यूज़ किए जाते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो बायोलॉजी की, दैट इज हाइड्रोपोनिक। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड पोन्स मीन्स वर्क, ठीक है ना। हाइड्रोपोनिक इज अ फॉर्म ऑफ गार्डनिंग that uses no soil, ठीक है ना, but instead grows plant in the solution of water and nutrients, ठीक है ना। हाइड्रोपोनिक क्या है, ठीक है ना, ये जो है एक गार्डनिंग है, मतलब फॉर्म ऑफ गार्डनिंग, मतलब आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं या ट्रीज वगैरह जो होते हैं, जो है आपने देखा होगा मोस्टली हम सॉइल में जो है उसको ग्रो करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। लेकिन हाइड्रोपोनिक में क्या होता है कि प्लांट्स को ग्रो करवाना या ट्रीज को ग्रो करवाना विद, कहाँ पे, जहाँ पे कोई सॉइल ना हो, नो सॉइल, मतलब सॉइल के बगैर इसको ग्रो करते हैं, ठीक है ना। हम तो ये समझते हैं कि ज़मीन के अलावा ग्रो, सॉइल के अलावा जो है प्लांट ग्रो नहीं करता, लेकिन हाइड्रोपोनिक जो है वो टेक्निक्स है जिससे क्या होता है कि प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है जिसमें कोई भी सॉइल यूज़ नहीं होती। लेकिन क्या यूज़ होता है इसमें, एक सोल्यूशन होता है वाटर का, वो यूज़ होता है इसमें, तमाम वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक, मतलब प्लांट्स को ग्रो करवाना एक सोल्यूशन में जिसमें तमाम जो वाटर का सोल्यूशन है इसमें तमाम वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है वो होते हैं, इसमें सॉइल का यूज़ नहीं होता। हम समझते हैं कि सॉइल जो है, सॉइल की वजह से प्लांट ग्रो करता है, लेकिन सॉइल में ऐसा कुछ नहीं है। सॉइल, अर्थ जो है सिर्फ वो क्या करता है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और उसमें सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है ना। तो वो न्यूट्रिएंट्स अगर सोल्यूशन में डाल दिए जाएँ तो उसमें अगर प्लांट को ग्रो करवाया जाए तो मतलब तो वो क्या होता है कि वो प्लांट जो है उस सोल्यूशन में भी ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है कि इससे बहुत सारे प्लांट्स और वेजिटेबल को जो है ग्रो करवाया जा सकता है बहुत फास्ट, और मतलब ईयर अराउंड, मतलब वो कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी मौसम में होते हैं, किसी मौसम में नहीं होते, लेकिन इस सोल्यूशन के ज़रिए जो है उसको जो है हर साल की किसी भी पार्ट में ग्रो करवाया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें इसके फ़ायदे, इसमें क्या होता है कि एक तो इसमें जो है स्पेस बहुत कम यूज़ होती है, और एक क्या होता है कि सॉइल और वाटर कंजर्व हो रहा है, मींस इसमें सॉइल भी कंजर्व हो रही है, सेफ हो रही है, और वाटर जो है मींस अगर आप अगर सॉइल में जो है कोई प्लांट ग्रो आपने जो है ग्रो करवाया है, उसमें पानी आप डालेंगे तो पानी जो है प्लांट भी इसको लेगा, और कुछ पानी जो है वो अर्थ भी इसको एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब सोल्यूशन में, किसी बर्तन में अगर आप जो है सोल्यूशन रखेंगे वाटर का, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे तो वो वाटर सिर्फ जो है प्लांट ही लेगा, ठीक है ना। तो मीन्स यहाँ पे वाटर भी सेव हो रहा है और सॉइल भी यूज़ नहीं हो रही। तो इस हाइड्रोपोनिक में ये होता है, ठीक है ना। हाइड्रोपोनिक इज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ये एक आर्ट है गार्डनिंग का विदाउट सॉइल, ठीक है ना। हाइड्रोपोनिक इज द लैटिन वर्ड मीनिंग वर्किंग वाटर, ठीक है ना। अच्छा, ये एक मतलब एक गार्डनिंग का जो है आर्ट है, जैसे कि आप यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है ये हाइड्रोपोनिक से प्लांट ग्रो करवाए गए हैं, ठीक है ना। इस सोल्यूशन में सिर्फ ग्रो हो रहे हैं, इसके लिए कोई सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इससे जो है आप देखिए एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ये एक शेल्फ है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ प्लांट्स रख दिए गए सोल्यूशन में, इसके ऊपर दूसरा शेल्फ है, इसके ऊपर आप और भी प्लांट रख सकते हैं, और वो मतलब एक जगह में बहुत सारे प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल वाटर गोज टू वर्क प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, हाइड्रेशन, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन टू द प्लांट, ठीक है, लाइफ, ठीक है ना। क्या होता है कि सॉइल यूज़ यहाँ नहीं होता, यहाँ पे वाटर क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, हाइड्रेशन, और ऑक्सीजन क्या करता है कि इसको प्लांट की को जो है प्रोवाइड करता है। अच्छा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक, अब क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों करवाया जाता है इसको। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है दैट इज़ नो सॉइल नीडेड, सबसे पहले जो बेनिफिट इसमें क्या होता है कि इसमें सॉइल यूज़ नहीं होती। नंबर 2 है मेक बेटर यूज़ ऑफ स्पेस एंड लोकेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बेटर यूज़ होता है, स्पेस भी कम यूज़ होती है और लोकेशन भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो है ये एक शेल्फ है, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉट रख दिया गया है, ठीक है ना, एक बर्तन, उसमें जो है प्लांट को ग्रो करवा दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक और इसके ऊपर शेल बना दिया गया है, उसके ऊपर दूसरा प्लांट भी हम रख सकते हैं, दूसरा
प्लांट भी ग्रो करवा सकते हैं। फिर हम तीसरा जो है यहाँ पे शेल्फ रखें, उसके ऊपर तीसरा, मतलब मीन्स एक जगह पे जो है यहाँ पे हमने 3 to 4 प्लांट जो है हम ग्रो करवा रहे हैं एक ही स्पेस पे, मीन्स यहाँ पे यूज स्पेस कम हो रहा है। लेकिन अगर अब हम अर्थ में जो है मीन्स सॉइल में जो है ग्रो करवाएंगे, तो यहाँ पे आप एक ही प्लांट ग्रो करवा दिया तो क्या होगा, अब इसके ऊपर कोई और प्लांट हम ग्रो नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो ये जो है से ये होता है कि स्पेस जो है कम यूज़ हो रही है। थर्ड जो है हाइड्रोपोनिक जो है क्या कहते हैं कि वाटर सेविंग, इससे वाटर भी सेव हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर हम सॉइल में जो है प्लांट ग्रो करवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें जो है वाटर डालेंगे तो वो प्लांट भी एब्जॉर्ब करेगा और अर्थ भी जो है सॉइल भी एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि पूरा का पूरा पानी जो है सोल्यूशन जो है सिर्फ प्लांट को ही मिल रहा होता है, तो जिसमें वाटर सेव हो रहा है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ न्यूट्रंस, मतलब जो न्यूट्रंस है उसके हम अच्छे से यूज़ हो रहा है, मीन्स वो तमाम न्यूट्रंस जो कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है उन तमाम न्यूट्रंस को पानी में डाल दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो इफेक्टिवली वो यूज़ होंगे। बेटर ग्रोइंग रेट, क्या होगा कि इससे जो है जो इससे जो है जो प्लांट्स है वो फास्ट ग्रो करता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है और बहुत फास्टली ग्रो करता है, ठीक है ना। नो वीड्स मतलब वीड्स क्या होती है, वीड्स वो प्लांट होते हैं ऑल द प्लांट्स दैट आर अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हम नहीं चाहते, जो हमारे गार्डन में जो है खुद से ग्रो कर लेते हैं, तो जिसकी हमें नीड नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि हमारे दूसरे हमारे प्लांट्स को ख़राब कर होते हैं। तो वो ये इन सोल्यूशन में प्लांट्स को ग्रो करवाने का ये भी बेनिफिट्स है कि वहाँ पे वीड्स नहीं होते, अनवांटेड प्लांट्स नहीं होते। फ्यूअर पीस एंड डिजीज, मतलब इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें, ऐसे पेस्ट वगैरह होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, जो हमारे प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन सोल्यूशन में क्या होता है, इसमें कोई भी दूसरे बैक्टीरिया या कुछ ऐसी जो पैरासाइट्स है वो ग्रो नहीं करते जो कि हमारे प्लांट्स को डैमेज करें। नंबर 8 है लेस यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड। जब सॉइल में कोई प्लांट ग्रो करवाते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए हमें इंसेक्टिसाइड्स या हर्बिसाइड भी यूज़ करना होता है, ताकि जो है वहाँ पैरासाइट्स जो है यहाँ पे जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह है जो यहाँ पे जो कि दूसरे हर्ब्स है जो कि हमारे प्लांट्स को ख़राब कर रहे हैं, तो उसको सेव करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, जो कि केमिकल्स होते हैं, हमारे प्लांट को जो है वो नुकसान भी पहुँचाते हैं, डैमेज भी करते हैं। लेकिन सोल्यूशन में जो है यूज़ करने से क्या होता है कि वो सब चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, तो उससे ये बेनिफिट्स है कि हमारे प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे। नंबर 9 है लेबर एंड टाइम सेवर, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब सॉइल में जब प्लांट ग्रो करते हैं तो उसकी लेबर की भी नीड होती है और जो है टाइम भी कंज्यूम होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन सोल्यूशन में क्या होता है कि वो मशीन से ही काम हो रहा होता है सब कुछ, तो वो क्या होता है कि टाइम भी सेव हो रहा है और लेबर वर्क भी यहाँ पे कम हो रहा है। अच्छा, जो कुछ एप्लीकेशन बाकी रह गई वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।